नमस्कार सर। प्रधानमंत्री मोदी अब एक और यात्रा पर गए हैं जिसमें इंडोनेशिया पहला कंट्री है, पहला पड़ाव है। तो आप इस यात्रा के बारे में बताइए। नमस्कार जी। प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय जो है 3 देशों की यात्रा करेंगे। ये 6 जुलाई 2026 से लेके और 11 जुलाई तक वो यात्रा पे रहेंगे और इसमें वो 3 कंट्री को कवर करेंगे। पहला है इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में फिर न्यूजीलैंड। तो फिलहाल वो जो है इंडोनेशिया की विजिट पर हैं। अब इंडोनेशिया की जो विजिट है मोदी जी की, वो एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्राबोवो सुबियांतो, तो वो जो है मोदी जी के इतने गहरे दोस्त हैं, इतने उनके बड़े फैन हैं कि जब अब मोदी जी वहाँ पर गए जकार्ता, तो वो खुद तो आए ही आए उनको रिसीव करने, और उनके 4 कैबिनेट मिनिस्टर और थे। तो पूरी दुनिया एकदम से भौचक की रहेगी कि इतना अभूतपूर्व स्वागत किया उन्होंने मोदी जी का। ये तो वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक बार ये कह दिया था कि मेरे डीएनए में भारत का ही डीएनए है। तो आप क्या कहेंगे कि अब इंडोनेशिया पर गए हैं मोदी जी, तो क्या ये केवल दोस्ती के लिए गए हैं या कोई और वजह है? देखो जी, इंडोनेशिया है एक ऐसा देश, ये आसियान कंट्री है। इसमें आसियान में 10 कंट्री हैं जी। तो ये उसका एक फाउंडर मेंबर है जो इंडोनेशिया है। और आप ये समझो कि ये जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आबादी, जो मुस्लिम आबादी है, लगभग 28 करोड़। तो इतना बड़ा देश है, ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये एक इतना सॉफ्ट कंट्री है और भारत के साथ में इसके इतने ज़्यादा रिश्ते हैं कि जो यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे सुकार्नो, उनके जो है पंडित नेहरू जी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से, उनसे बहुत ज़्यादा गहरे संबंध थे। और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी पंडित नेहरू ने, उसमें वो एक प्रमुख सूत्रधार थे। अब जो फिलहाल में जो विजिट पर आए थे ये यहाँ के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी, तो उन्होंने जब राष्ट्रपति भवन में भोज हो रहा था और आपस में बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम कोई नाम से या मुस्लिम देश हो जाने से कोई अलग नहीं है, हमारा तो डीएनए ही एक है, हम तो भारत के ही तो हैं, एक डीएनए हमारा, और वो हमारे नाम में भी झलकता है। यहाँ तक कह दिया उन्होंने। इसमें जो इंडोनेशिया इस नाम में हमारे में झलकता है कि हम तो सब एक हैं। तो तब भी उनके इस बयान की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। अब मोदी जी वहाँ पे पहुँचे हैं, तो जो बहुत ऐसे सौदे हुए हैं कि जिनके लिए पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई थी कि क्या ये सौदे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो एक तो हुआ है जी ब्रह्मोस मिसाइल का। भारत ने आधिकारिक तौर पर अब उस पर साइन कर दिए हैं कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की पूर्ति की जाएगी। एक है जो है एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, अस्त्र के नाम से, एक उसकी आपूर्ति की जाएगी। और इंडोनेशिया जो है एक ऐसा कंट्री है कि वो अपनी जो रक्षा ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए कई सारे देशों से हथियार खरीद रहा है और अपनी ताकत को बराबर बढ़ाता चला जा रहा है। उन्होंने फ्रांस से राफेल भी खरीदे हैं जी, और अमेरिका से भी काफ़ी खरीदे हैं उन्होंने हथियार। तो ये जो मोदी जी की विदेश नीति है, ये उसका एक हिस्सा है कि मोदी जी जो बाहर के जो कंट्री जो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक पैनिक करते हैं कि वो इस ढंग का अपनी अप्रोच रखते हैं कि 1-2 कंट्री ऐसा कर दो भारत का पड़ोसी कि वो भारत के लिए सिरदर्द हो। तो अब मोदी जी और मोदी जी की जो टीम है उस पर काम कर रही हैं। उन्होंने तुर्की के लिए भी यही काम किया है और वही अब ये चीन के लिए कर रहे हैं कि जो ये आसियान देश हैं इसमें ये ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई कर रहे हैं जी। तो इस यात्रा में डिफेंस पर भी समझौते हो रहे हैं और चीन को भी घेर रहे हैं मोदी जी। इसके अलावा रिसोर्स भी होंगे। तो क्या आप मानते हैं कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है अब वो बिल्कुल बदल चुकी है? अब से पहले वो भारत के संबंध बना रहे थे और अब वो जैसे चीन का घेराव है इस प्रकार की चीज़ों को कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं? देखिए जी, अब भारत की स्थिति वो नहीं है कि भारत किसी से अपने संबंध सुधारे या भारत अपने संबंध बनाए या अपने हितों की रक्षा करे। भारत अब एक ग्लोबल प्लेयर है और इसको खाली एक देश नहीं, सभी देश इस बात को मान चुके हैं। जो इजराइल के हैं नेतन्याहू साहब, वो तो स्पष्ट कह चुके हैं कि अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर अलग है।
वर्ल्ड ऑर्डर वो नहीं है अब कि एक भाई अमेरिका हो गया, एक तरफ वो चीन और रूस हो गए, वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। अब वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि जो देश सबसे बात कर सकता है और सबको साथ लेकर चल सकता है, सबसे बात कर सकता है, तो वो केवल भारत है। नेतन्याहू साहब कह चुके हैं। जो यूरोपियन यूनियन है, EU, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस दुनिया में भारत की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। तो अब भारत की जो विदेश नीति है वो सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि एक जो ग्लोबल प्लेयर होते हैं वो अपनी गोटी इस ढंग से बैठाते हैं कि अगर कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी काम होता है तो उसमें उनकी कहीं ना कहीं भूमिका निश्चित होती है। जैसे कि अमेरिका है, रूस है, चीन है, तो जो ये सब घटनाक्रम कहीं भी होते हैं तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कहीं दूसरे दो देशों में कहीं झड़प हो रही है और ये उससे अलग है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनका उसमें कनेक्शन होता है। ये किसी के पीछे खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ उसको हथियार सप्लाई करते हैं, इनके अपने हित होते हैं, ये दूसरे के हितों को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं इनकी बात होती है। तो भारत भी अब उसी ढंग से अपने एक वजूद के साथ चल रहा है और जो है एक ग्लोबल पावर की भूमिका के लिए आगे के लिए बढ़ रहा है। एक प्रश्न मेरा ये है कि अभी कुछ समय से मोदी जी की यात्राएं फिर से ज़्यादा होने लग गई हैं। बीच में ये बंद हो गई थी और मोदी जी ने बीच में इस हॉर्मुज का जो ये ऑयल क्राइसिस हुआ है उसमें भी ये लोगों से अपील करी कि कोई बाहर घूमने मत जाओ। लेकिन मोदी जी बराबर बाहर की यात्राएं कर रहे हैं और बाद में लोगों को पता चल रहा है कि ये इस देश की यात्रा इस वजह से हुई है और इस देश की यात्रा इस वजह से हुई है। तो ये भारत ने एकदम से और मोदी जी ने एकदम से ये क्या एकदम जाल सा बिछाया है कि वो इस तरीके से एक के बाद एक यात्राओं पे जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं उनको वो कवर कर रहे हैं फिर से। ये जो विश्व की पॉलिटिक्स होती है वर्ल्ड में, आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक देश से ही संबंध बना लिए और बाकी देशों को अछूता छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो मोदी जी जो वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से एक प्रोमिनेंट कंट्री हैं और जो भारत के हितों के साथ खड़े हैं, भारत को एक बड़े भाई की भूमिका में देखना चाहते हैं, तो मोदी जी सिर्फ उन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी जी के लिए 10 बार कह चुका है अमेरिका कि हमारे यहाँ पर आ जाओ। ट्रंप साहब खुद कह चुके हैं मोदी जी को बुलाने के लिए। मोदी जी तो नहीं गए हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जाने का कोई लॉजिक नहीं है। मोदी जी छोटे से छोटे देश में भी गए हैं, लेकिन उन देशों के लिए गए हैं कि जो भारत का एक खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और भारत के हितों के साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर इंडोनेशिया गए हैं जी। अब आप देख लीजिए कि खाली रक्षा सौदे नहीं है, एजुकेशन के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, और जो ये रेयर मिनरल अर्थ मिनरल होते हैं उनके क्षेत्र में इतने समझौते हो रहे हैं। वो कुछ समझौते सरफेस होते हैं, कुछ अंदर खाने की चीज़ें होती हैं। और ये जो मलक्का का है, जल डमरू मध्य है, उस पर एक बंदरगाह बनाने की बात है, उसमें दोनों देशों की अहम भूमिका होगी, भारत और इंडोनेशिया। आप जानते ही हैं कि वो मलक्का का जो है वहाँ पे वो एक स्ट्रेटजिक रूप से वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसको लड़ाई हुई इसकी अमेरिका की और ईरान की, उन्होंने हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया। अब हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया तो पूरा वर्ल्ड छटपटाने लगा, क्योंकि सब आवागमन बंद हो गया, ऑयल का जो क्राइसिस खड़ा हो गया और चारों तरफ से दबाव आने लगा कि भाई इस लड़ाई को ख़त्म करो, इस लड़ाई को ख़त्म करो। अब वही मलक्का की पोजीशन है। अगर कहीं कोई घटना घट जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि चीन का जितना भी व्यापार है वो मलक्का के थ्रू होता है, बहुत बेहिसाब। अगर कहीं कोई घटना घट जाती है और भारत तो वैसे बार बार चेतावनी दे देता है कि अगर कहीं कोई भी बात होती है तो वो उस पर हमारा अधिकार है, वो हम जब चाहें उसको बंद कर सकते हैं। तो वो इंडोनेशिया को अपने सपोर्ट में लेकर वहाँ पर एक बंदरगाह बना रहे हैं, और जब वो बंदरगाह बन जाएगा तो पूरी तरीक़ा से भारत का और एक इंडोनेशिया का कॉम्बिनेशन होकर वहाँ पे अपना अधिकार रहेगा। तो अगर कहीं कोई भी ऐसी अनवांटेड घटना होती है तो जैसे कि इस पे हॉर्मुज पर ईरान ने कब्जा कर लिया था, मलक्का को एक दिन में बंद कर दिया जाएगा। मलक्का बंद तो सब ऑयल सब जाने चीन के लिए सब बंद हो जाएंगे। तो इस ढंग से एक स्ट्रेटजिक रूप से मोदी जी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मोदी जी की यात्रा जो होगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, उनके बारे में भी हम बाद में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऑस्ट्रेलिया पर जो जा रहे हैं मोदी जी, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझौते होने वाले हैं। नमस्कार जी।